नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत की पुस्तक भारतीय नारी स्थिति और गति इसके साथ उपस्थित हूं। सांत्वना श्रीकांत कवि, समाज विमर्शकार, समाज सेविका और दंत चिकित्सक हैं। नाट्य शास्त्र में भी उनकी रुचि रही है और स्त्री विषयों पर लगातार लिखती रही हैं। उनका जो कविता संग्रह आया था उसमें भी स्त्री केंद्रित कविताएं जो है वह लगातार उनकी चर्चित होती रही हैं और स्त्री विमर्शकार के रूप में भी उनकी अपनी व्याप्ति है। इस पुस्तक में वो कुल 4 अध्यायों में भारतीय नारी की जो वैचारिक स्थिति है भारत में स्त्री की, उस पर वह नज़र डालती हैं। और उनका कहना है कि दरअसल हम जब नारीवाद की बात करते हैं, स्त्रीवाद की बात करते हैं, फेमिनिज्म जिसको कहते हैं, तो भारत में स्त्रियों की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों से इतर है। जो 4 अध्याय इस पुस्तक में हैं उनमें नारी शब्द की उत्पत्ति और वैदिक समाज में उसकी स्थिति, नारी एवं नारीवाद, वैदिक ऋषिकाओं का दर्शन और दृष्टि तथा संस्कृति निर्मात्री नारियों द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाएं, ये कुल 4 अध्याय इस पुस्तक में हैं। उनका कहना है कि दरअसल स्त्री और पुरुष इस सृष्टि के 2 अभिन्न अंग हैं। और जो भारत में इस पुस्तक के पूर्ववाक में इला घोष लिखती हैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें यह कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करना था तो सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, एक से स्त्री हुई और दूसरे से पुरुष। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं, यानी जुड़े हुए हैं, इस कदर जुड़े हुए हैं कि एक ही अंग के 2 हिस्से हैं, जैसे बीज के 2 हिस्से होते हैं। और अगर अंकुरण होना है तो इन दोनों का मिलना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के सम्मिलन से ये सृष्टि आगे बढ़ती है। सुनने में, समझने में, देखने में भी यह बात बहुत सहज है, लेकिन भारत की अगर इस मान्यता को हम अपने जीवन में उतार रहे होते तो हमारी स्त्रियां आज के समय में 2ym दर्जे पर नहीं होती। कहने के लिए भारत और भारत का समाज या दुनिया का कोई भी समाज, अमेरिका को भी ले सकते हैं। अमेरिका में आज तक राष्ट्रपति के पद पर कोई स्त्री नहीं बैठी। यानी एक पश्चिमी समाज जो अपने को बहुत विकसित कहता है, वह अपनी 200 वर्षों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगभग आज तक किसी स्त्री को सर्वोच्च पद पर नहीं बैठा सका। तो पश्चिम की बात को छोड़ देते हैं, अब बातें हैं भारत पर। जिस भारत में हमारे उपनिषद में इस तरह की मान्यता हो, और केवल उपनिषद में नहीं, वेदों में लगातार यह पुस्तक उसी पर ध्यान केंद्रित करती है कि दरअसल हमारा जो अतीत है, प्राचीन गौरव है, वह तो स्त्री को पुरुष के बराबर मानता है। और कई मसलों में, कई क्षेत्रों में स्त्री पुरुष से आगे है। इसीलिए उसके पास अतिरिक्त अधिकार की भी स्थितियां थी। वैदिक काल में स्त्री कहीं से भी हाशिए पर नहीं थी। फिर परवर्ती समाज में ऐसा क्या हुआ कि स्त्री जो है वह उपभोग की वस्तु, पुरुष की दासी, वंश वृत्त के संवर्धन का यंत्र, यानी कि बच्चे पैदा करने वाली और वंश को बढ़ाने वाली माने जाने लगी। ऐसा क्या था कि ये जो पितृसत्तात्मक समाज है वह स्त्री को अपने अधीन करने लगा और अपने को उसका शासक और स्त्री को शासित मानने लगा, स्त्री को अपनी संपत्ति के रूप में देखने लगा। उनका कहना है कि विश्व में दरअसल जितने भी नारी आंदोलन हुए हैं वह स्त्री को उस कमोडिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत में जो स्त्री है वह वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों में, यहाँ तक कि रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियों में भी उसका एक अपना अर्थ रहा है और उसकी अपनी स्थिति रही है। इसीलिए हमें
नारी सशक्तिकरण का जो पर्याय है उस पर दृष्टि डालनी चाहिए। ये जो जिन चारों अध्यायों की बात किया मैंने, पहले अध्याय में उन्होंने बाकायदा न केवल नारी और नर का अंतर, इस शब्द का उपयोग कैसे हुआ, कैसे ये शब्द प्रचलन में आया, कैसे इस शब्द की सृष्टि हुई, ऋक् संहिता में क्या लिखा गया है, नरी से कैसे नर बना और नर के बाद नारी कैसे बनी, स्त्री कैसे बनी, नर और नारी का जो अंतर है या नारी और नारी का अंतर है, इसके बारे में भी बाकायदा संदर्भ के साथ बात की है। उसके बाद उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों और ऐतिहासिकता, अथर्ववेद वगैरह, तंत्र शास्त्र के साथ साथ जितने भी हमारे पुराने काल हैं उसमें जो स्त्री की स्थिति थी, विवाह को लेकर क्या स्थिति थी, गायन वादन के क्षेत्र में उसकी क्या व्याप्ति थी, राज्य और स्त्री के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उन सब का उन्होंने उल्लेख किया है। और बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि जब भारत में जैसे बहुत सारी कुरीतियां, उनका कहना है कि बाद के काल में आई, ऋग्वैदिक काल में कोई भी बाल विवाह की एक भी घटना नहीं मिलती। विवाहावस्था में ही स्त्री का विवाह होता था और तब होता था जब वह न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक दायित्व वहन करने की स्थिति में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सक्षम होती थी। वैदिक काल की स्त्रियों को यह सुविधा प्राप्त थी। अब दूसरे अध्याय में वो नारी एवं नारीवाद पर आती हैं और वो कहती हैं कि दरअसल हम बहुत सारे चीज़ों को एक साथ जोड़कर देख लेते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि दुनिया में जो पाश्चात्य सभ्यता है वह जिस तरह से स्त्री को मानती है और जिस तरह से रेडिकल फेमिनिज्म और दूसरे आंदोलन, उदारवादी नारीवाद चल रहा है, उत्तर आधुनिक नारीवाद की भी अब बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, और इन सब के बीच स्त्रियों को यह लगता है कि उनकी शारीरिक स्वतंत्रता, उनके पहनावे और पुरुषों की बराबरी करने का जो उनका लक्ष्य है कि हम पुरुषों को पीछे छोड़ देंगे या उनके बिना अपना जीवन काट लेंगे या उनसे हम श्रेष्ठ हैं, यह सब भाव, उनका कहना है कि जो अतिरेक है इस नारीवाद में, वह अतिरेक जो है स्त्रियों का अपना अस्तित्व उसको प्रभावित कर रहा है। उनका कहना है कि स्त्रियों को, कमला भसीन की बात उन्होंने कही है कि अब स्त्रियों ने अर्थ खोजने, व्याख्या करने, परिभाषित करने जैसे अधिकार जो पहले पुरुषों की बपौती थे उनको हासिल कर लिया है। लेकिन उनका कहना है कि केवल इतने से ये जो नारीवाद है वो छद्म नारीवाद है। दरअसल हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, ये वाला नारीवाद दरअसल स्त्री को कहीं से भी मजबूत नहीं कर रहा है। स्त्री को इस तरह के नारीवाद से नुकसान होता है, अंततः वह इस्तेमाल होती है, भले ही तथाकथित आधुनिकता में वह एक पुरुष की बजाय 4 पुरुषों से या 4 स्त्रियों से या 4 सहेलियों के साथ वह रहती है। और ये जो यौनाचार का खुलापन है, दरअसल यह उसकी मुक्तता का, उसकी मुक्ति का कोई घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह उसकी एक तरह की गुलामी का ही द्योतक है। क्यों? क्योंकि यहाँ वह अपने विचार से गुलाम हो रही है। वह परिवार, परिवेश, समाज, इनका विरोध भले ही कर रही हो, लेकिन चाहे वह नग्न सेल्फी हो, पुरुषों के विरुद्ध नारे हों, चाहे वह पहनावे का हो, उनका कहना है कि दरअसल नारी की पीड़ा और शोषण का जो मुद्दा है वह उससे यह समझना पड़ेगा कि उसके शरीर से परे है। मन और विचार के स्तर पर अगर वह अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करती है तब जाकर वह कुछ हासिल कर पाएगी। अब यहाँ के बाद उन्होंने वैदिक ऋषिकाओं के दर्शन और दृष्टि की बात कही है, और जिन ऋषिकाओं को लिया है वे पूरे वैदिक काल में बिखरी पड़ी हैं और वेदों की ऋचाओं में उनका बाकायदा उल्लेख है। इस पुस्तक में अपाला, अदिति, लोपामुद्रा, सिकता, वसुक्र पत्नी, घोषा, अगस्त स्वसा, सूर्या सावित्री, उर्वशी, दक्षिणा, शर्मा, जुहू ब्रह्मजापा, बागाम्भृडी, रात्रि भारद्वाजी, गोधा, इंद्राणी, श्रद्धा जो कामायनी की है, इंद्रा मातार, यमी वैवस्वती, सर्प राज्ञी, नद्य जैसी स्त्रियों के अलावा उन्होंने जो वैदिक ऋषिकाओं का दर्शन और दृष्टि है उसमें रोमसा, आत्रेयी, शाश्वती, शिखंडिनी द्वय,
शची की बात की है। इसके अलावा खिल सूक्त की जो ऋषिकाएँ हैं, उपनिषद युग की जो स्त्रियां हैं, मैत्रेयी तक वो आती हैं और फिर संस्कृत निर्मात्री नारियों की प्रदत्त व्यवस्थाओं की बात करती हैं। ये केवल उन्होंने ऐसे ही नहीं उठा लिया है, कहानी के स्तर पर नहीं। इस बात के लिए सांत्वना श्रीकांत को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बाकायदा ऋचाओं का उल्लेख किया। जैसे अपाला की बात की है उन्होंने कि ये अपाला जब पैदा हुई तो ऋषि दंपति, उनके जो सायणाचार्य थे, महर्षि अत्रि की कुटिया में जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब ये बड़ी होने लगी, इनको हर तरह की वैदिक सूत्र और बाकी चीज़ें आती थी। ऋषिकुल में जिस तरह से बच्चे पलते हैं उस तरह से पल रही थी, खेलती थी। एक दिन पिता की दृष्टि पड़ी इनके शरीर पर और उनको लगा कि इनके शरीर पर श्वेत दाग हैं और पिता बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने जितनी भी उस समय चिकित्सीय पद्धतियाँ थी और जितने भी मंत्र थे, वेद वेदांग थे, उन्होंने उन सब की कोशिश की कि किसी तरह से अपनी बेटी को वो ठीक कर सकें, इस व्याधि से मुक्ति दिला सकें, लेकिन नहीं दिला पाए। और इस बीच इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रही, ये वेद वेदांग में निष्णात हो गई। जब इनके विवाह का समय आया तो बहुत प्रयास करने के बाद इनको ऋषि कृशाश्व से इनकी शादी हुई। कृशाश्व जो है वह जानते थे कि अपाला के तन पर किस तरह का श्वेत दाग है, लेकिन वह जो है बहुत शादी के बाद भी इनसे बहुत ज़्यादा इनसे आत्मीयता नहीं रख पाए। एक दिन इन्होंने अपाला ने पूछा कि भाई क्या आप मेरे त्वचा दोष के चलते मुझे अपरिचित समझ रहे हैं? तो कृशाश्व ने उत्तर दिया कि मेरा अंतःकरण अंतर्द्वंद में फंसा है। एक तरफ मुझे आपके प्रेम की पवित्रता और आपका जो आदर है वह आकर्षित करता है, क्योंकि आप अति परायणा हैं, और दूसरी तरफ इसके चलते मैं आपके गुणों का प्रशंसक हूँ, आपकी ओर आकर्षित भी होता हूँ, और दूसरी तरफ आपके जो शरीर की कुरूपता है वह मुझे आपसे दूर करती है, बाध्य करती है, तो मैं इस द्वंद्व में फंसा हूँ। अपाला इसे अपना अपमान समझती हैं और वह बेहद तपस्या करती हैं, और उस दौर के वेदों के दौर के जो भगवान होते हैं वह इंद्र सबसे बड़े देवताओं के राजा हैं। वैदिक काल में इंद्र की पूजा होती है। तो इस कथा में ये है कि इंद्र प्रसन्न होते हैं और वह कहते हैं अपाला से कि तुम वर मांगो। तो अपाला जो है पहला वर मांगती हैं कि हमारे पिता का जो खलवाट सिर है, यानी जो गंजा है सिर, वह उस पे बाल उग जाएं। दूसरा वर मांगती हैं कि मेरे पिता के जो ऊसर खेत हैं, जो खेत जिनमें पैदावार नहीं होती, वो उपजाऊ हो जाएं और धन धान्य से भरपूर हो जाएं। तीसरी याचना वह अपने लिए करती हैं कि मेरा यह कुष्ठ रोग जो है वह दूर हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि उस काल की स्त्रियों में इन्होंने अपाला ने दृष्ट ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्रों की रचना की, और यह बात जो उन्होंने लिखी है ऋग्वेद के 8वें मंडल के 91वें सूक्त की संपूर्ण 7 ऋचाएं जो है वह अपाला की इस तपस्या के प्रभाव को दर्शाती हैं, जो ब्रह्मवादिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसी तरह से जितनी भी स्त्रियों की चर्चा की है डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत ने, वो स्त्रियां, उनका जीवन एक से बढ़कर एक रहा है। आज के समय में जो लोग भी, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, जो लड़कियां आधुनिकता और मनुष्य यानी पुरुष की बराबरी के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, उन्हें अपने अतीत की इन सांस्कृतिक नायिकाओं को, उनके जीवन के बारे में जरूर जानना चाहिए, और यह जानना चाहिए कि दरअसल भारतीय नारी की जो स्थिति है, वो जो गति है, वह शरीर से अधिक उसकी प्रज्ञा, उसकी विद्वता, उसके ज्ञान पर केंद्रित करती है। अगर आप अपने को उस तरह से ऊपर ला सकते हो, आज भी हम आधुनिक दौर में देखें तो जो स्त्रियां समाज को मार्गदर्शन दिखाती हैं, वे वही हैं जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से
सब कुछ हासिल किया है, चाहे वह इंदिरा गांधी जी हों या इंदिरा नूई। आपके सामने उदाहरण है। आपको पश्चिम की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में देखें, अपने अंतःकरण में झांकें, अपने ज्ञान की ओर। शरीर से अधिक अगर कहीं देख सकती हैं तो अपनी प्रज्ञा, अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान, अपने अध्ययन की तरफ उन्मुख हों। आप पाएंगी कि पुरुष आपके पीछे चलते रहेंगे अगर आपका लक्ष्य यह है तो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। मैं यह बता दूं कि इस पुस्तक को सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत की इस पुस्तक को, और इस पुस्तक के सजिल्द संस्करण का मूल्य है 299 रुपये। पेपरबैक संस्करण 199 रुपये में है। यह पुस्तक हर युवती और युवक को जो हिंदी जानते हैं उन्हें इसलिए भी खरीदनी चाहिए कि हमारा ये दृष्टि जो है वह अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ और या अपनी दोस्त जो स्त्रियां हैं उनके प्रति बदल सके। आप चाहे कार्यस्थल पर हों या कहीं भी हों, आपके साथ जो स्त्री काम करती है वह केवल लिंग में आपसे अलग है। उसका दिमाग, उसकी प्रज्ञा, उसकी सोच आपसे कहीं से भी कमतर नहीं है। उम्मीद है कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ आऊँगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।